स्टार मून डिवाइन रेस के दूसरे नेता वास्तव में व्यक्तिगत रूप से यूएर को खोजने आए थे। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के कारण था। चेन जियांग, बाइहू और अन्य लोगों ने तुरंत संसार बलिदान के बारे में सोचा। संसार बलिदान स्टार मून दिव्य जाति के उच्च अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब जब बुजुर्ग खुद उसे खोजने के लिए बाहर आए थे तो इसका मतलब था कि संसार बलिदान का समय आ रहा था। जब तक संसार बलिदान का समय पूरा हो जाता तब तक ऊर्जा का एक उछाल यूए पर उतरता रहता। अगर वे यूए को नहीं ढूंढ पाते तो संसार बलिदान का समय चूक जाने पर यह बहुत परेशानी का कारण बन सकता था। अतीत में यूए बहुत आज्ञाकारी थी, लेकिन जब से यूए की मुलाकात चेन जियांग से हुई वह अक्सर इधर उधर भागती रहती थी और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। इस बार स्टार मून डिवाइन रेस यूए को ढूंढने के लिए जल्दी आ गई ताकि वह किसी भी तरह से चूक न जाए। यूए अकेले ही चली गई। उसने कहा कि वह अकेले ही वापस जाना चाहती है। हालांकि उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन उसकी गति बहुत तेज है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चेन जियांग ने कहा। वह भी संसार बलिदान के बारे में किसी को नहीं बता सकता था, अन्यथा अगर स्टार मून दिव्य जाति को इसके बारे में पता चला तो वे अनिवार्य रूप से कुछ पागलपन करेंगे। इसके अलावा अभी वे पहले से ही दिव्य शेर जाति के दुश्मन थे। यीबिडोंग ने सिर हिलाया। तो मैं उनसे यही कहूंगा, क्या ये तीनों तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा? यीबिडोंग को बस इतना लगा कि सफ़ेद बाघ वर्मिलियन बर्ड से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा था। बेशक उसने वर्मिलियन बर्ड और सफ़ेद बाघ के बारे में पहले भी सुना था, उसने सिर्फ कुछ प्राचीन किताबों में ही अस्पष्ट छवियां देखी थीं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वे वरिष्ठ व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड हैं। वे दोनों उस समय बीस्ट डिवाइन पैलेस के थे। आपको एल्डगी के बारे में सुनना चाहिए था। इससे यीबिडोंग को बहुत झटका लगा और उसने तुरंत सफ़ेद बाघ और सिंदूर पक्षी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उस समय सभी जानवरों के दिव्य भगवान दूसरे रक्षक के रूप में बैठे थे और वह एक अत्यंत प्रसिद्ध अस्तित्व था। इस व्यक्ति के बारे में क्या? यीबिडोंग ने जियांग शेंग की ओर देखा और पूछा। मैं 9 स्वर्गों की दुनिया से हूँ और मैं बस एक अनाम व्यक्ति हूँ। तुम मुझे किसी वरिष्ठ की तरह मत समझो। तुम मेरे वरिष्ठ हो, बस यही अच्छा है। जियांग शेंग ने ठहाका लगाया। इन शब्दों को सुनकर यीबिडोंग मुस्कुराया। जो लोग आते हैं वे मेहमान हैं, इसके अलावा आप चेन जियांग के दोस्त हैं, इसलिए आप मेरे हैं। एल्डगी, आप लोगों ने चर्चा की है कि आप दिव्य शेर जाति के हमले से कैसे निपटेंगे। ये सिर्फ इतना हुआ कि सीनियर व्हाइट टाइगर को दिव्य शेर जाति के साथ अपने ऋण चुकाने हैं। फैंग यूजी ने कहा। यीबिडोंग ने अपना सिर हिलाया। तो मैं दोनों वरिष्ठों को हॉल मास्टर से मिलने के लिए लाऊंगा। व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड यीबिडोंग का पीछा करते हुए मू चेन से मिलने गए। जहां तक उनका सवाल था, इन 2 दिव्य जानवरों के यहाँ होने से उन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जब दिव्य शेर जाति उन पर हमला करेगी। यीबिडोंग केवल ये जानने के लिए उत्सुक था कि व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड ने अपने पुनर्जन्म के बाद कितनी शक्ति प्राप्त की है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड बेहद भयानक अस्तित्व थे। मैं खुद इस शहर में घूमूंगा और फिर उस जानवर दिव्य महल में जाकर देखूंगा। खांसी, क्या आपके पास शेन युआन पत्थर है? मैं अभी इस जगह पर आया हूं और आप इसे जानते हैं। जियांग शेंग हंसा। फैंग यूजी ने 5 मिलियन शेन युआन पत्थर निकाला और उसे दे दिया। इसे बेतरतीब ढंग से खर्च मत करो। अगर क्यूशी के बारे में कोई खबर है तो आपको जल्दी से वापस आना होगा और हमें बताना होगा। फैंग यूजी को कितना सीधा साधा देखकर जियांग शेंग हंसा। जैसा कि 9 स्वर्गों की देवी से उम्मीद की जाती है, आप बहुत उदार हैं। वे आसानी से इतना कमा सकते थे। आज 100 रीजनरेशन डैन बेचने के लिए ये 100 मिलियन शेन युआन पत्थर था और कल भी उन्हें बेचना जारी रखना था। हॉल में सिर्फ चेन जियांग, फैंग यूजी और शुई बिंगयान ही थे। चेन जियांग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन शुई बिंगयान अभी भी उसकी मालिश कर रहा था। तुम किस बात से चिंतित हो? फैंग यूजी चेन जियांग के विचारों को समझ सकता था। यूएर, मैं अभी उसके बारे में सबसे ज्यादा चिंतित हूँ। चेन जियांग ने कहा, मुझे चिंता थी कि स्टार मून डिवाइन रेस उसे ढूंढ लेगी और फिर से कोशिश करेगी। शुई बिंगयान भी चिंतित थी और बोली, क्यों न हम उसे ढूंढें? मेरे पास उसे ढूंढने का एक तरीका है, इस तरह हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। हालांकि हर दिन की तैयारी उस प्रतियोगिता के लिए होती है, लेकिन लिटिल मून ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम और बिंगयान साथ में यूएर को ढूंढ सकते हो और मैं उसके साथ सहज नहीं हूं। उसके पास इस समय कोई ताकत नहीं है और स्टार मून डिवाइन रेस निश्चित रूप से उसे अपने हाथ की हथेली की तरह पहचान लेगी। फैंग यूजी ने कहा। कुछ समय तक यूएर के साथ रहने के बाद वह भी यूएर से बेहद प्यार करने लगी थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो हम तुरंत निकल जाएंगे। उन्होंने 20 से अधिक दाव हृदय पत्थर निकाले और उन्हें फैंग यूजी को दे दिया। ये दाव हृदय पत्थर हैं। जब समय आएगा और मैं अभी तक वापस नहीं आया हूं तो आपको स्थिति के आधार पर कुछ भेज देना चाहिए। हॉल मास्टर और एल्डगी को उन्हें ये देना होगा और अभी भी 3 वरिष्ठ भाई गो हैं।
जहां तक हॉल मास्टर और उस जियाओ चांगले का सवाल है तो आपको बहुत पहले ही अपना निर्णय ले लेना चाहिए था, चेन जियांग ने कहा। दाओ हॉटस्टोन उन साधकों के लिए बेहद कीमती थे जो महान दाओ की शक्ति को नियंत्रित करना चाहते थे। जब तक उनके पास एक होता वे खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सकते थे। सबसे पहले जब चेन जियांग ने युए को आश्वासन दिया तो उसने उसे अपने आप जाने दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि संसार बलिदान इतनी जल्दी आ जाएगा। संसार बलिदान एक ऐसा मामला था जो स्टार मून दिव्य जाति में उच्च अधिकारियों की शक्तियों की उन्नति से संबंधित था, और इसके अलावा उन्होंने युए को स्टार मून डिसेंट की शक्ति प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया, क्योंकि युए के लिए अपनी सभी यादों को जगाना बेहद संभव था। अब जब चेन जियांग को पता चला कि स्टार मून डिवाइन रेस का दूसरा नेता व्यक्तिगत रूप से युए र को खोजने आया है तो वह मन ही मन चिंता करने लगा। इन सभी वर्षों में उनका संसार बलिदान सुचारू रूप से चला था, इसलिए स्टार मून डिवाइन रेस के पास युए र को खोजने के लिए कुछ तरीके होने चाहिए। इसलिए उसे जल्दी से युएर को ढूंढकर उसे छिपाना होगा। वह चाहता था कि उसका बपतिस्मा हो, भले ही वह अपनी यादें न जगा पाए, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो जाएगी। फैंग यूजी ने चेन जियांग के चेहरे को हल्के से सहलाया, उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हें युएर को वापस लाना होगा। वह हम में से एक है, तुम निश्चित रूप से उसे उस तरह का दर्द फिर से सहने नहीं दे सकते। निश्चित रूप से, चेन जियांग ने उसके चेरी होठों को चूमा और जोर से हंसा। बहुत जल्दी यीबिदोंग को खबर मिली कि स्टार मून डिवाइन रेस के एल्डर युएर के जाने के बारे में जानने के बाद बहुत घबराए हुए तरीके से चले गए थे। चेन जियांग केवल रात में ही ठीक हो गया, इसलिए वह शुई बिंगयान को भी लाया और रात में हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी छोड़ दिया। बिंगयान, तुम्हें कैसे पता कि युएर कहाँ है? चेन जियांग ने पूछा। पानी, दुनिया में पानी की भाप है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। इसलिए युएर हमेशा पानी के संपर्क में रहती है और वह पानी के साथ घुलने वाली कुछ आभाओं में भी भाग लेगी। मुझे बस इसे महसूस करने की ज़रूरत है और मैं बता पाऊंगी, युएर ने हंसते हुए कहा। मैं इसे पहले से ही महसूस कर सकती हूँ। चलो इस तरफ चलते हैं। इस विधि का उपयोग करके शुई बिंगयान युएर का पता लगाने में सक्षम था, जिससे चेन जियांग की चिंता भी कम हो गई। कम से कम वे जल्दी से युएर को ढूंढ सकते थे। चेन जियांग शुई बिंगयान को लेकर आए और 3 दिनों तक बिना रुके एक स्थानिक किंवदंती को अंजाम दिया। युएर बहुत तेज भागी। वह भी कुछ समय पहले ही हमें छोड़कर गई थी, लेकिन मैंने 3 दिनों तक उसका पीछा किया और फिर भी उसे पकड़ नहीं सका। चेन जियांग युएर की गति पर आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। वह बस बहुत तेज थी, लेकिन ये भी एक अच्छी बात थी। कम से कम स्टार मून डिवाइन रेस के बुजुर्ग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। जब चेन जियांग ने ऐसा सोचा तो शुई बिंगयान ने कहा, अच्छा नहीं है, सामने अन्य जानवरों की आभा है और वे बहुत शक्तिशाली हैं। वह अब अपने मानव रूप में है। इसे महसूस करने के बाद शुई बिंगयान ने अपनी हथेली खोली। वहां उसकी हथेली के ऊपर पानी की भाप से बना एक छोटा सा व्यक्ति था। ये वही छोटा व्यक्ति था जिसे उसने अभी देखा था। क्या यह आदमी स्टार मून डिवाइन रेस का दूसरा कमांडर हो सकता है? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमें जल्दी करना होगा और उसे पकड़ना होगा। यह आदमी हमसे भी तेज है और ऐसा लगता है कि वह युए का पीछा कर सकता है। ये जानने के बाद कि स्टार मून डिवाइन रेस के बुजुर्ग युएर को पकड़ने आए हैं, चेन जियांग और शुई बिंगयान और भी अधिक चिंतित हो गए और पूरी गति से आगे बढ़ गए। संभवतः उन्होंने युएर के चले जाने के बाद युएर को ट्रैक करने के लिए कुछ गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया। इस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने से उन पर कुछ असर हो सकता था, अन्यथा वे पहले युएर की तलाश में हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी में नहीं आते और सीधे उसका पीछा करते। चेन जियांग ने अपने दिल में विश्लेषण किया। उसने अनुमान लगाया कि कबीले के बुजुर्ग द्वारा गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर यह बुजुर्ग वाकई स्टार मून डिवाइन रेस का दूसरा नेता था तो उसकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए, यहाँ तक कि शुई बिंगयान भी उससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। उस समय न केवल वह युएर को बचाने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि वह मारा भी जा सकता है। चेन जियांग पूरी गति से आगे बढ़ा। केवल आधे दिन के समय में शुई बिंगयान को पहले ही पता चल गया था कि युएर पास ही है। बड़े भाई शेन, अब आप रुक सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी पहले से ही युएर के साथ है, शुई बिंगयान ने कहा। भले ही वह निर्दोष थी, लेकिन वह जानती थी कि दूसरे पक्ष द्वारा पता लगाया जाना अच्छा नहीं था। चेन जियांग के रुकने के बाद उसने अंतरिक्ष डोमेन का उपयोग करके उसे और शुई बिंगयान दोनों को घेर लिया, जिससे उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा खोजे जाने से रोका जा सके। ये जगह काले पत्थरों और अजीब पत्थरों से भरी हुई थी जो हजारों मील तक फैले हुए थे। चेन जियांग को तब पता चला कि ये काले पत्थर आसमान से गिरे सितारों के टुकड़े थे जब उसने इन पत्थरों में सितारों की शक्ति का एक निशान महसूस किया। युएर यहीं रुक गया, शुई बिंगयान ने कहा। चेन जियांग को अचानक समझ में आ गया कि स्टार मून डिवाइन रेस के बुजुर्ग के पास युए को ट्रैक करने की क्षमता नहीं थी।
उसने केवल अनुमान लगाया था कि यूए इस जगह पर आएगी क्योंकि यहाँ सितारों के अनगिनत टुकड़े थे जो संभवतः यूए से संबंधित हो सकते थे। वह तारों के टुकड़ों से ये भी बता सकता था कि ये पत्थर बहुत लंबे समय से मौजूद थे। उनके अंदर अभी भी तारों की शक्ति के निशान थे। ये स्पष्ट था कि यहाँ गिरे हुए तारे साधारण तारे नहीं थे। यूए, अब गुस्सा होने का समय नहीं है। कबीले में कुछ बड़ा हुआ है। इसके अलावा तुम इतने लंबे समय से बाहर हो और हर कोई तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। चेन जियांग ने बूढ़ी आवाज़ सुनी। आवाज़ बहुत दयालु लग रही थी, उसमें कोई साजिश नहीं थी। मैं अभी वापस नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ और समय तक रहना चाहता हूँ। बड़े साहब, वापस जाओ और उनसे कहो कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से वापस चला जाऊँगा। यूए भी बहुत स्पष्ट थी। उसने सीधे इस बुजुर्ग से संसार बलिदान के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट थी कि अगर उसने अभी पूछा तो निश्चित रूप से कोई अच्छा अंत नहीं होगा और वह निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। यही कारण था कि उसने दिखावा किया कि वह कुछ नहीं जानती और इस बुजुर्ग से लड़ी। ये देखकर कि यूए वापस न लौटने पर अड़ी हुई है, इस बुजुर्ग को कुछ संदेह नहीं हुआ, लेकिन वह थोड़ा क्रोधित हुआ क्योंकि संसार बलिदान का समय आने वाला था। यदि वह उस समय यूए को नहीं मार पाता तो जीवित यूए उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता। यूए, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें आज मेरे साथ लौटना ही होगा। बड़े की अभिव्यक्ति गहरी हो गई जब उसने गंभीरता से कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे साथ नहीं लौटती हो तो मैं तुम्हें केवल बलपूर्वक वापस ला सकता हूँ। हालांकि दिन का समय था और आसमान नीला ही था, लेकिन युवक को एक आत्मा दिखाई दे रही थी। वह अचानक म्याऊं म्याऊं करके बोली, क्या मैंने पहले भी कई बार ऐसा किया है? जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनकर बुजुर्ग का शरीर कांप उठा और वह यूएर को घूरने लगा, जो एक काली चट्टान के ऊपर बैठी थी। यूएर ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, यह मुझे अचानक महसूस हुआ। यह एहसास बहुत जाना पहचाना है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। चेन जियांग भी इस समय बहुत घबराया हुआ था। अगर यूएर ने ऐसा कुछ कहा तो ये बुजुर्ग निश्चित रूप से हत्या के इरादे से हमला करेगा। मेरे साथ वापस आओ। जब बुजुर्ग को झटका लगा तो उसने जोर से चिल्लाया और हाथ हिलाया, जिससे एक बड़ा सफ़ेद जाल बन गया। जैसे ही वह जाल यूए को घेरने वाला था, वह काला पत्थर जिस पर यूए बैठी थी लाल हो गया और एक चमकदार लाल रोशनी में फूट पड़ा। चेन जियांग, जो दूर खड़ा था, बहुत हैरान हुआ। स्टार ब्लड शील्ड! बुजुर्ग ने घबराकर चिल्लाया। उसने जो जाल छोड़ा था वह खाली था और वह यूएर को पकड़ नहीं पाया। इस समय वह एक और काले पत्थर पर बैठी हुई थी। यूएर ने हल्के से कहा, तो ये स्टार ब्लड शील्ड है। ये बहुत परिचित नाम है। चेन जियांग, जो पहले बहुत घबराया हुआ था, अब मन ही मन बहुत खुश था। ये देखा जा सकता था कि यूएर की यादें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। ये फिर से हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे पहले भी इसका अनुभव कर चुके थे। यूए अंततः संसार बलिदान के आगमन से पहले कुछ यादें जगाएगा। यूए ने अचानक उपहासपूर्ण स्वर में पूछा, संसार बलिदान आने में अभी कितने दिन बाकी हैं? इतने वर्षों में तुम इतनी बार ऐसा कर चुके हो, फिर भी तुम्हारे पास केवल इतनी सी शक्ति है। तुम सब बेकार हो। मैं वास्तव में व्यर्थ ही कितनी बार मर चुकी हूँ। यूएर की बातें सुनकर पहले तो वृद्ध को आश्चर्य हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि यूएर ने अपनी स्मृतियां जागृत नहीं की थीं, इसलिए संसार यज्ञ के बारे में उसका ज्ञान उसे किसी और के द्वारा बताया जाना चाहिए था। तुम्हें ये बातें किसने बताईं? चूंकि तुम संसार बलिदान के बारे में पहले से ही जानते हो तो मुझे अब इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग ने एक डिस्क निकाली जो एक अविश्वसनीय खजाने की तरह लग रही थी। हम में से केवल कुछ बुजुर्ग और कबीले के नेता ही संसार बलिदान के बारे में जानते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हें वास्तव में किसने बताया? क्या तुमने उस बात पर विश्वास किया जो सर्व जानवर दिव्य भगवान ने मुझसे कही थी? यूए ने ठंडी हंसी में कहा, वुकैंग, तुम लोग इतने सालों से यहाँ हो, मुझे मत बताओ कि तुम्हें जरा भी अपराधबोध नहीं होता। नहीं, क्योंकि तुम्हारा बलिदान हमें महान शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देगा और कुछ ही समय बाद हम सभी दिव्य भगवान बन जाएंगे। वुकैंग नामक बुजुर्ग ने भावहीनता से कहा, लेकिन हम अपने दिल में आपको धन्यवाद देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसार बलिदान के बिना हम निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और केवल समाप्त हो जाएंगे। शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने के लिए जिंग्यू आपका उपयोग करना कई वर्षों से स्टार मून दिव्य जाति की परंपरा है। यूएर ने गुस्से से कहा, इसमें केवल तुम्हें ही लाभ होगा, है न? इसका पूरे स्टार मून डिवाइन रेस से कोई लेना देना नहीं है। वुकैंग ने उपहास किया, किसने कहा कि ऐसा नहीं है? यदि हमारी शक्ति न होती तो स्टार मून डिवाइन रेस अन्य 3 महान देवकुलों के बराबर कैसे होती? यूएर की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह चिल्लाए, यदि आप मुझे इतनी बार नहीं मारते हैं तो मेरी वर्तमान ताकत के साथ अन्य 3 देव जाति के साथ बराबरी पर होने की बात तो दूर, हमें उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये ठीक इसलिए है क्योंकि तुम ताकतवर हो, इसलिए हम तुम्हें और भी अधिक मारना चाहते हैं।
तुम्हारा उदय केवल हमारी स्थिति को ही खतरे में डालेगा। वुकैंग ने क्रूरता से कहा और अपने हाथ में पकड़ी हुई डिस्क को बाहर फेंक दिया। जिस क्षण डिस्क उड़ी, वह एक सफ़ेद रोशनी के साथ चमक उठी जो युए के शरीर पर चमक रही थी। युए मूल रूप से स्टार ब्लड शील्ड का उपयोग करना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि सफ़ेद रोशनी के ऊपर से गुजरने के बाद यह एक छोटे सफ़ेद पिंजरे में बदल गया था। ये पिंजरा दिव्य भगवान जिंगयू और कुछ बुजुर्गों द्वारा वर्षों पहले बनाया गया था और विशेष रूप से आपसे निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हमने वर्षों में इसका कई बार उपयोग किया है और हर बार आप भागने में असमर्थ रहे। चिंता मत करो, जब हम तुम्हें मारेंगे तो तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। वुकैंग हंसते हुए पिंजरे को उठाकर ले गया। ये स्पष्ट था कि इन सभी वर्षों के दौरान युए अब तक आज्ञाकारी नहीं रही थी। यही कारण था कि उसने उससे निपटने के लिए विशेष रूप से इस तरह के जादुई उपकरण को परिष्कृत किया था। पिंजरे में फंसी युए ने संघर्ष किया और चिल्लाई, लेकिन बाहर नहीं आ सकी। युए अंतरिक्ष कानूनों की शक्ति का उपयोग कर सकती थी, लेकिन वह अभी अपने पिंजरे में उनका उपयोग नहीं कर सकती थी। संसार यज्ञ शुरू होने वाला है, अभी 10 दिन बाकी हैं। वुकैंग ने पिंजरा उठाया और युए पर हंसा, छोटी प्यारी, अपना व्यवहार ठीक रखो और इसका सही तरीके से आनंद लेने का मौका लो। थोड़ी देर बाद तुम ये सब भूल जाओगी। जब तक वे संसार बलिदान पूरा करते हैं और युए के पुनर्जन्म का इंतजार करते हैं, वे इस स्मृति को हटा देंगे और युए को वैसे ही जीने देंगे जैसे वह अतीत में जीती थी। युए को भी पता नहीं चलेगा और स्टार मून डिवाइन रेस के अंदर कबीले के सदस्यों को भी पता नहीं चलेगा। इसका मतलब यह था कि युए की यादों को एक बार खंगाला जाएगा और तब तक उसके और चेन जियांग से जुड़ी हर बात सामने आ जाएगी। ये कुछ ऐसा था जो युए नहीं देखना चाहती थी, और जिस बात ने उसके दिल को दुखाया वह ये था कि वह शुई बिंगयान, चेन जियांग और अन्य लोगों के साथ अपनी यादें नहीं खोना चाहती थी। ये यादें उसके लिए बेहद कीमती थीं। बिंगयान, इसे करो। चेन जियांग ने शुई बिंगयान को एक ध्वनि संचरण भेजा और वह इसके लिए तैयार थी। चेन जियांग से ध्वनि संचरण सुनने के बाद उसने तुरंत अपनी सबसे मजबूत शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका पूरा शरीर नीली रोशनी से भर गया। वुकैंग और युए दोनों को अचानक एक बेहद भयानक बर्फीली ठंडी शक्ति का एहसास हुआ। जब युए को ये परिचित आभा महसूस हुई तो वह अपने दिल में बहुत खुश हुई, लेकिन वह थोड़ी चिंतित भी थी क्योंकि वह वुकैंग की ताकत को जानती थी। उसे चिंता थी कि शुई बिंगयान इसे संभाल नहीं पाएगी। शुई बिंगयान और वुकैंग के बीच काफी दूरी थी, लेकिन शुई बिंगयान ने एक बहुत ही रहस्यमयी विधि का उपयोग करके वुकैंग की पत्नी को उससे थोड़ी ही दूरी पर बर्फ से सील कर दिया। चेन जियांग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए युए एर को पकड़ने वाले पिंजरे को वापस ले लिया। फिर वह जल्दी से शुई बिंगयान के साथ टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही चेन जियांग दूर चला गया, उस स्थान पर एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट हुआ जहां वह पहले था, और एक पल में वह एक विशाल गड्ढे में बदल गया। शुई बिंगयान की बर्फ की सील वुकैंग को केवल बहुत ही कम समय के लिए फ्रीज कर सकती थी, लेकिन चेन जियांग के लिए युए एर को बचाने के लिए यह पर्याप्त था। मैं उसे हरा सकता हूँ, शुई बिंगयान ने धीमी आवाज में कहा। हम उससे लड़ नहीं सकते, भले ही हम लड़ सकें। हमारा लक्ष्य युए को बचाना है। चेन जियांग उसे लेकर आया और टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि शुई बिंगयान ने ऐसा कहा था, लेकिन शुई बिंगयान और युयांग के बीच लड़ाई छिड़ने के बाद शायद स्टार मून डिवाइन रेस के बुजुर्ग उनका समर्थन करने आए। उस समय शुई बिंगयान हर जगह नहीं लड़ पाएगी। चेन जियांग को अपनी भागने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसने कहा कि उसने अपनी उपस्थिति को छिपाया था और वुकैंग निश्चित रूप से उसे खोज पाने में असमर्थ था। जब वह शुई बिंगयान के पास था तो वुकैंग ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन जिस बात ने वुकैंग को सबसे ज्यादा क्रोधित किया वह ये थी कि वह नहीं जानता था कि युए एर को किसने बचाया, न ही उसने अपनी उपस्थिति का कोई निशान छोड़ा। 3 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग ने 3 दिनों के लिए टेलीपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। वह पहले ही सर्वोच्च दिव्य महल में लौट आया था, लेकिन वह वहां नहीं गया क्योंकि उसे लगा कि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं था। 10वें डैन हॉल के तहखाने में चेन जियांग ने युए एर को पिंजरे से बाहर निकाला। ये बहुत बढ़िया है, मेरे हाथों में यह चीज़ है जो खास तौर पर तुम्हें पकड़ने के लिए है। देखते हैं कि भविष्य में वे तुम्हें कैसे पकड़ेंगे। चेन जियांग मुस्कुराया, अपने हाथ में गोल्ड प्लेट को देखा और फिर उसे दूर रख दिया। युए एर ने खुद को शुई बिंगयान के आलिंगन में डाल दिया और शुई बिंगयान ने उसे कसकर पकड़ लिया। चेन जियांग, धन्यवाद। लिटिल मून ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। और ठीक है, तुम वहां क्यों गए थे? उस बूढ़े आदमी को साफ पता था कि तुम कहाँ जाओगे। चेन जियांग ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगा कि मैं अचानक वहां जा रहा हूं, इसलिए मैं वहां गया था। कौन जानता था कि वह अचानक आ जाएगा? युए ने कहा, जब मैं उस जगह गया तो मेरे दिमाग में अचानक एक बहुत ही जानी पहचानी भावना उभरी। स्टार ब्लड शील्ड जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया था, वह भी उस समय की एक याद थी। शुई बिंगयान ने पूछा, तो यदि आप अपनी यादें वापस पाना चाहते हैं तो क्या आप उस स्थान पर भी जा रहे हैं?
उस स्थान को निश्चित रूप से वू कैंग और अन्य लोगों ने खोजने के लिए भेजा था, इसलिए वे निश्चित रूप से वहां वापस नहीं जा सकते थे। युए ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता अभी। मुझे लगता है कि अगर मैं उन यादों को न भी खोजूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों की यादें साथ में होना ही काफ़ी है। युएर को केवल यही महसूस हुआ कि चेन जियांग और अन्य लोगों के साथ उसकी जो यादें थीं वे वास्तविक थीं। इससे पहले उसकी सभी यादें दूसरों में डाल दी गई थीं और उन्हें संशोधित कर दिया गया था। जब चेन जियांग वापस लौटा तो उसने पिंजरे को किसी चीज़ से ढक दिया था और रात का समय था, इसलिए किसी ने उसे नहीं देखा था। अब वह निश्चित रूप से युएर को खुद को लापरवाही से दिखाने नहीं दे सकता था। अगर नहीं तो स्टार मून डिवाइन रेस निश्चित रूप से उसे पकड़ने के लिए वह सब कुछ करेगी जो वह कर सकता है। फैंग यूजी को जब पता चला कि चेन जियांग वापस आ गया है तो वह तुरंत 10वें हॉल में लौट आया। युएर। जब फैंग यूजी ने युएर को उड़ते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसे लपेट लिया। फिर उसने प्यार से उसके फर को सहलाया। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। युएर और फैंग यूजी का रिश्ता भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल शुई बिंगयान की तरह, जैसे कि वे रिश्तेदार हों। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, सौभाग्य से मैं अभी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं। फैंग यूजी ने कहा, चून की कई शक्तियां एक ही समय में लड़ रही हैं, इसलिए समय में देरी हो रही है। प्रतियोगिता 1 महीने में शुरू हो रही है और अभी भी बहुत समय है। चेन जियांग, क्या तुम मुझे उस जगह पर जाकर कुछ खोजने में मदद कर सकते हो? मुझे लगता है कि वहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर बार जब संसार बलिदान आने वाला होता है तो वह चीज़ हमेशा मुझे उस जगह जाने के लिए बुलाती है। वू कैंग और अन्य शायद इस बारे में नहीं जानते। युए को लगा कि उसकी यादों को बहाल करना अब महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उसे और अधिक शक्तिशाली ऊर्जा की सख्त जरूरत थी। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनकी वह अभी रक्षा कर सके, इसलिए फैंग यूजी और शुई बिंगयान को फंसाया जा सकता है क्योंकि वे एक साथ थे। ठीक है, युएर को यह भी पता था कि चेन जियांग के लिए अकेले यात्रा करना बहुत सुरक्षित था। युएर की मदद करने के लिए चेन जियांग निश्चित रूप से इसमें देरी नहीं करेगा और उसे उम्मीद है कि युएर एक शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। चेन जियांग और शुई बिंगयान द्वारा युएर को बचाए जाने के बाद स्टार मून डिवाइन रेस के दूसरे कमांडर वू कैंग ने स्टार ग्रेवयार्ड में पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि युएर को किसने बचाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे देख पाता, दूसरा पक्ष बिना किसी निशान के गायब हो गया था। युए गायब हो गई थी और इसके अलावा वे पहले से ही संसार बलिदान के मामलों के बारे में जानते थे। इसके अलावा अभी भी उसकी मदद करने वाले शक्तिशाली दोस्त थे, जिससे स्टार मून डिवाइन रेस के उच्च अधिकारी बेहद चिंतित थे, क्योंकि अगर वे संसार बलिदान के आने से पहले युए को नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें भविष्य में युए के प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। वू कैंग, तुम हमेशा बेहद सतर्क रहे हो, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में तुमने एक गलती की। अब छोटी सी चीज का ठिकाना अज्ञात था और एकमात्र पिंजरा जिसे तुम पकड़ सकते थे वह भी छीन लिया गया। एक बूढ़ा आदमी गुस्से में अपने पैर पटक रहा था। हालांकि वह वू कैंग जितना मजबूत नहीं था, लेकिन जब वह गुस्से में था तो वह वू कैंग को डांटने से खुद को रोक नहीं सका। वू कैंग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। इन सभी वर्षों के दौरान आपने अक्सर संसार बलिदान के मामलों का गलत आकलन किया है और मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उन्हें हर महत्वपूर्ण क्षण में बचाया था। इस बार यह आपकी जिम्मेदारी भी है और संसार बलिदान का समय भी। संसार यज्ञ का समय अस्थिर है, इसकी गणना करना इतना आसान कैसे हो सकता है? उस समय ये भी तारा चंद्रमा दिव्य भगवान और अन्य लोगों की लगातार गलत गणनाओं के कारण था कि उन्होंने छोटी चीज को अधिक आसानी से पकड़ने के लिए उस पिंजरे को परिष्कृत किया। अब जब पिंजरा चला गया है, भले ही हम छोटी चीज को पालें, फिर भी उसे पकड़ना मुश्किल होगा। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, संसार यज्ञ में समय की गणना करना मूल रूप से अनियंत्रित है, लेकिन आपने छोटी चीज को इतनी आसानी से पकड़ लिया। आपने इस मामले में गलती की, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर कुछ हो जाता तो वे उसे हल करने का कोई तरीका नहीं सोचते। इसके बजाय वे एक दूसरे की आलोचना करते और जिम्मेदारी से बचते। उनकी तुलना में वे सभी चिंतित थे कि उन्हें उस कबीले के मुखिया द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। अभी यह बात पैट्रियार्क को मत बताना। अगर उसे पता चल गया कि लिलथिंग और पिंजरा खो गया है तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। वू कैंग को भी पता था कि अभी बहस करने का समय नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी युएर को वापस लाने का कोई तरीका सोचना था। बूढ़े आदमी ने कहा, आप क्या कर सकते हैं? हमारे पास अभी कोई सुराग नहीं है। बहुत सारे देवता हैं जो बर्फ की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वू कैंग ने कहा, सुप्रीम डिवाइन पैलेस में। लिलथिंग पहले सुप्रीम डिवाइन पैलेस गई थी। जांच करें कि वह किसके संपर्क में रही है और फिर वहीं से शुरू करें। आप बाकी लोगों के साथ जाएं। सुप्रीम डिवाइन पैलेस के म्यूचेन लिलथिंग की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। उस समय भले ही आपको पता चले कि लिलथिंग से कौन संबंधित है, मुझे लगता है कि वह आपकी रक्षा करेगा।
एक छोटे से शैतान की रक्षा के लिए वह निश्चित रूप से राजकुमार दिव्य शेरों के साथ एक बड़ी दुश्मनी करेगा। देवकुलों में से एक होने के नाते वे निश्चित रूप से इसके बारे में जानते थे। उनके लिए अभी सर्वोच्च दिव्य महल ही एकमात्र सुराग था जो उनके पास था, भले ही वह म्यू चेन ही क्यों न हो जिसने सर्वोच्च दिव्य महल को अपमानित किया हो, उन्हें ऐसा करना ही होगा। आखिरकार अगर उन्हें अकेले सर्वोच्च दिव्य महल के मजबूत विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा तो वे खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। वुकैंग नहीं गया बल्कि स्टार कब्रिस्तान में ही रहा। हर बार जब संसार बलिदान शुरू होने वाला होता था तो युए हमेशा इस जगह पर आता था। उसे ये संदेह बहुत पहले से था, लेकिन वह अतीत में युए को पकड़ सकता था और उसकी यादों में जानकारी खोज सकता था। हालांकि इस बार युए भाग गई थी, इसलिए उसने इस स्टार कब्रिस्तान की सावधानीपूर्वक जांच करने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि यहाँ कौन से रहस्य छिपे हैं। चेन जियांग ने एक दिन के लिए सुप्रीम डिवाइन पैलेस के अंदर आराम किया, फिर स्टार कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। मूल रूप से शुई बिंग्यान उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी कुछ चिंतित था, इसलिए उसने शुई बिंग्यान को युए एयर के साथ जाने दिया। आखिरकार शुई बिंग्यान बहुत मजबूत थी और उसने कहा कि वह खुद हॉल मास्टर से लड़ सकती है। जाने से पहले चेन जियांग ने भी युए से उस जगह के बारे में कुछ सीखा था। युए ने उसे बताया था कि उस जगह को स्टार ग्रेवयार्ड कहा जाता था और स्टार मून डिवाइन रेस में ये बेहद मशहूर था। बस इतना ही था कि किंवदंतियों के अनुसार कई सितारे थे जो अज्ञात कारणों से उस जगह पर प्रकट हुए थे और कई सालों से वहां मौजूद थे। लेकिन युए ने कहा था कि वहां कुछ है जो उसे बुला रहा है, इसीलिए उसने चेन जियांग को उसे ढूंढने के लिए कहा था। चेन जियांग को स्टार कब्रिस्तान तक पहुंचने में 5 दिन लगे। उसे भागने की जरूरत नहीं थी, वह आते समय अपनी गति भी धीमी कर लेता था और जब वह स्टार कब्रिस्तान के पास होता था तो खुद को छिपाना शुरू कर देता था। वह दूर से ही आसपास के वातावरण में एक आभा के अवशेष को महसूस कर सकता था, जो वुकैंग के गुस्से में होने पर उसके द्वारा किए गए लापरवाह हमलों का परिणाम था। ये बुरा आदमी अभी भी यहाँ होना चाहिए। चेन जियांग बेहद सतर्क था। उसने अपनी संभावना दिव्य आत्मा को मुक्त किया और हवा में उड़ गया, फिर नीचे जमीन पर देखा। इसके तुरंत बाद उसने पाया कि वुकैंग एक बड़े काले पत्थर के ऊपर बैठा था। युए एयर को भी नहीं पता था कि वह चीज़ कहाँ है जो उसे बुला रही थी, इसलिए चेन जियांग को उसे थोड़ा थोड़ा करके खोजना पड़ा। ये बेहद मुश्किल था, ये तो बताना ही पड़ेगा कि वुकैंग अभी भी उसी जगह पर था। चेन जियांग ने स्टार कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं किया। उसे डर था कि उसे वुकैंग द्वारा खोज लिया जाएगा। 2 दिन बीत चुके थे और वुकैंग अभी भी नहीं गया था। उसने पहले ही कुछ बड़े पत्थरों का आदान प्रदान कर लिया था और उसने उनमें से कई को तोड़ भी दिया था। वह क्या कर रहा है? क्या वह कुछ ढूंढ रहा है? चेन जियांग हैरान था। वह नहीं चाहता था कि वुकैंग उस चीज़ को खोजे जो युए एयर कहलाती है। चेन जियांग को अब इसकी परवाह नहीं थी। वह चुपचाप स्टार कब्रिस्तान में घुस गया। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे खोजना है, वह केवल अपनी रहस्यमय तकनीकों का उपयोग कर सकता था। कैस दिव्य नेत्र और स्रोत आत्मा नेत्र ने उसे ऐसी चीजें देखने की अनुमति दी जो उसकी नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। उसने अभी अभी कैस दिव्य नेत्र का उपयोग किया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और 2 घंटे से अधिक समय तक कैस दिव्य नेत्र का उपयोग करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और फिर उसने स्रोत आत्मा नेत्र का उपयोग किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या अराजकता दिव्य नेत्र और स्रोत आत्मा नेत्र को एक साथ मिलाया जा सकता है। चेन जियांग का दिल हिल गया। उसने तुरंत दार्शनिक पत्थर का इस्तेमाल किया और 2 तरीकों को समझना शुरू कर दिया। वह भीतर से एक समलन बिंदु खोजना चाहता था। चलो पहले इस जगह को छोड़ दें, हम नहीं चाहते कि जब हम एक साथ मिल जाएं तो कोई गड़बड़ी हो। चेन जियांग तुरंत स्टार कब्रिस्तान से निकल गया। जाने से पहले उसने वुकैंग पर भी ध्यान दिया। ये वुकैंग अभी भी कुछ खोज रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। स्टार कब्रिस्तान से निकलने के बाद चेन जियांग एक बार फिर शांत हो गया और आंखों की साधना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 साधना तकनीकों को समझने की कोशिश की। दोनों तकनीकों में कुछ समानताएं थीं, लेकिन दोनों तकनीकों का उपयोग अलग अलग था। हालांकि चेन जियांग स्टार कब्रिस्तान से बहुत दूर था, फिर भी वह धरती के हिलने के साथ साथ दबी हुई गड़गड़ाहट की लहरें सुन सकता था। ये स्पष्ट था कि वुकैंग काले पत्थरों को तोड़ रहा था। ये देखना चाहता था कि अंदर क्या छिपा है। वुकैंग ने भी अपना धैर्य खो दिया। पहले वह अभी भी पत्थरों से जांच कर रहा था, लेकिन 10 दिनों से अधिक समय के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वह अब हवा में तैर रहा था। उसने अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल करके एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर दिया, सितारों के टुकड़ों को तोड़ दिया। चेन जियांग बहुत चिंतित था कि वुकैंग कुछ खोज लेगा और अभी उसने अराजकता दिव्य नेत्र और स्रोत आत्मा नेत्रों को मिलाने की 2 विधियों पर पहले ही प्रगति कर ली थी। वह साधना विधि संयोजन अभ्यास में डूबा हुआ था और उसे पता चलने से पहले ही 2 दिन बीत गए थे। इस समय आकाश अभी अभी चमका था। उसने अपनी आंखें खोली और मंद मंद मुस्कुराया। उसे सफल होना चाहिए था। जब वह जंगल में था तो उसने तुरंत अपने चारों ओर देखने के लिए इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया।
जब उसने पेड़ों को देखा तो वह स्पष्ट रूप से ऊर्जा को प्रसारित होते हुए और पेड़ों के अंदर पानी को घूमते हुए देख सकता था। मैंने बहुत ज्यादा ऊर्जा का उपभोग नहीं किया और अब मैंने सीधे अपने 6 लोगों की शक्ति का उपभोग कर लिया है। इसके अलावा मैंने अराजकता, दिव्य नेत्र और स्रोत आत्मा नेत्र के प्रभावों को भी मिला दिया है। इसके अलावा मैं पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तकनीक बंद कर दी। चलो इसे दाव हृदय नेत्र कहते हैं, क्योंकि जब वह देख रहा था तो उसने न केवल देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग किया बल्कि देखने के लिए अपने हृदय का भी उपयोग किया। चेन जियांग ने एक पल के लिए खुद को परिचित किया और फिर एक बार फिर से दाव हॉटाई को सक्रिय किया। इस बार वह न केवल चौंक गया, क्योंकि जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो वह वास्तव में अपने चारों ओर सभी प्रकार की अलग अलग रंग की चीजें देख सकता था। कुछ रिबन की तरह घूम रहे थे, कुछ सर्पिल आकार में थे, कुछ ग्लोब थे, कुछ आग की लपटों की तरह धड़क रहे थे, कुछ नदी की तरह बह रहे थे, सभी दिशाओं में बह रहे थे, और कुछ एक लटकते हुए मकड़ी के जाल की तरह थे जो पूरी धरती को ढंक रहे थे। अपनी पूरी ताकत से दाव हॉटाई को सक्रिय करने के बाद पूरी दुनिया इस बहुरंगी दुनिया में गिर गई थी। उसे बस यही लग रहा था कि जब वह दूसरी दुनिया में जाएगा तो वह चारों दिशाओं में तैरती हुई वस्तुओं के साथ सभी प्रकार की अजीब आकृतियों और रंगों से घिरा होगा। यह अग्नि गुण की दिव्य ऊर्जा होनी चाहिए। चेन जियांग ने आगे पीछे तैरती हुई छोटी छोटी टिमटिमाती लपटों को देखा। यहाँ इनकी संख्या दयनीय रूप से कम थी, खासकर जब इसकी तुलना बड़ी मात्रा में नीली धुंध से की जाती थी। चेन जियांग ने अपनी उंगलियों से इसका थोड़ा सा हिस्सा सोख लिया और उसे महसूस हुआ कि यह पानी से संबंधित है। कोई आश्चर्य नहीं कि शुई बिंज्ञान इतनी शक्तिशाली थी। इस दुनिया में पानी से संबंधित ऊर्जा सबसे मजबूत थी। मूलतः संसार में कुछ ही प्रकार की तात्विक ऊर्जाएं थीं, लेकिन समय के साथ उनमें विभिन्न टकराव और विलय हुए, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार की तात्विक ऊर्जाओं का जन्म हुआ। अगर मैं उनकी तुलना करूं तो शायद वे एक दाव आत्मा को जन्म दे पाएं। चेन जियांग ने दूर से एक बहुत ही चमकदार लौ देखी। यह आग की एक गेंद थी जो दिव्य आत्मा क्यूई थी, जो एक साथ इकट्ठी हुई थी और धीरे धीरे एक साथ मिलकर एक में विलीन होने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी दाव हृदय आंख को बंद कर लिया और फिर कुछ गहरी सांसें लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस दुनिया और इस अस्तित्व की इतनी सारी ऊर्जा को देखने में सक्षम होने से वह बेहद उत्साहित था। हम अब उस जगह के लिए निकल सकते हैं। उस बूढ़े को शायद अभी तक वह जगह नहीं मिली है। चेन जियांग अभी भी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन सकता था। उसे वह चीज़ नहीं मिली थी जो स्टार कब्रिस्तान के अंदर छिपी थी। चेन जियांग चुपचाप चुपके से स्टार कब्रिस्तान में पहुंच गया। पहले यहाँ कई विशालकाय टूटी हुई चट्टानें थीं, लेकिन अब वे सभी छोटी हो गई थीं और पिछले कुछ दिनों में वुकैंग के आधे से ज्यादा प्रयासों से वे पहले ही चपटी हो चुकी थीं। जब चेन जियांग आया तो उसने तुरंत दाव हॉटाई का इस्तेमाल किया। उसने दाव हॉटाई को 3 परतों में विभाजित किया और पहली परत ने उसे सीधे उन चीज़ों को देखने की अनुमति दी जो अंदर चल रही थीं, जैसे कि पौधों के अंदर ऊर्जा प्रवाह के मार्ग, जबकि दूसरी परत ने उसे आत्मा के रक्त और इसी तरह की चीज़ों को देखने की अनुमति दी। इसका उपयोग केवल गोलियों को परिष्कृत करते समय किया जाता था। और तीसरा स्तर वह था जहां पहले की तरह ही दुनिया में महान दाव की प्राकृतिक शक्ति को देखा जा सकता था। अब जब वह अपनी शक्ति की दूसरी परत का उपयोग कर रहा था तो वह उन चीज़ों को देख सकता था जो दूसरी परत पर देखी जा सकती थीं। इसके अलावा उसे अपनी स्रोत आत्मा की आंखों से भी ज्यादा गहराई से चीज़ों को देखने की ज़रूरत थी और उसे लगा कि यहाँ छिपी चीज़ों को ढूंढने के लिए ये काफ़ी था। जब उसने दाव हॉटाई की शक्ति के दूसरे चरण का इस्तेमाल किया तो वह देख सकता था कि वहाँ बहुत सारे सफ़ेद और हल्के पीले रंग के तैरते बादल थे। हवा के ये धुंधले बादल मूल रूप से सितारों की शक्ति से बने थे और मूल रूप से काले पत्थरों के अंदर छिपे हुए थे। वह जमीन पर मौजूद कई बड़ी और छोटी काली चट्टानें साफ साफ देख सकता था। पत्थरों में रक्तवाहिकाएं और मेरिडियन थे और उनके भीतर एक हल्की सफ़ेद या पीली ऊर्जा बह रही थी। चट्टानों में मौजूद नसें आपस में जुड़ी हुई थीं, इसलिए वे चट्टानों के भीतर घूम सकती थीं। चेन जियांग को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि हालांकि ये पत्थर पहले ही टूट चुके थे, फिर भी इनमें बड़ी मात्रा में स्टार पावर थी जो पत्थरों के भीतर से निकलकर बाहर आ रही थी और प्रसारित हो रही थी। सभी आकारों के पत्थरों के अंदर चीजें ढूंढना आसान नहीं था। इसके अलावा उसे वुकैंग द्वारा खोजे जाने से भी बचना था। ये स्टार कब्रिस्तान भी बहुत बड़ा था। वुकैंग वर्तमान में उन्हें दूसरी तरफ नष्ट कर रहा था, जबकि चेन जियांग इस क्षेत्र की खोज कर रहा था। भले ही वह उन्हें नहीं मिला, लेकिन उसने कुछ अजीब घटनाओं की खोज की थी। उदाहरण के लिए, पत्थर के अंदर की स्टार पावर पत्थर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक कि पत्थर पूरी तरह से टूट न जाए। उदाहरण के लिए, पत्थर के अंदर की स्टार पावर पत्थर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक कि पत्थर पूरी तरह से टूट न जाए। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद चेन जियांग को एक और चौंकाने वाली घटना मिली। वह ये थी कि बड़ी मात्रा में तारा ऊर्जा जो हर जगह बिखरी हुई थी, वह आकाशगंगा की तरह बेहद धीमी गति से घूम रही थी।
यदि वह ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए दाव हृदय नेत्र का उपयोग नहीं करता, तो केवल अपनी इंद्रियों पर भरोसा करके इसे खोजना कठिन होगा। यह एक गोलाकार भंवर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भंवर के केंद्र में कुछ छिपा हुआ होगा जिसकी वजह से इतने सारे तारे चक्कर लगा सकते हैं। चेन जियांग अचानक अपने दिल में चुपके से खुश हो गया। अगर यह वास्तव में ऐसा था तो बहुत संभावना थी कि वह चीज़ चट्टान के अंदर नहीं छिपी थी। इसके बजाय ये भूमिगत थी और इससे भी अधिक संभावना थी कि यह भूमिगत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वस्तु तारे की शक्ति को घुमाने के लिए कमज़ोर बल पैदा कर सकती थी, लेकिन घूर्णन की गति बहुत धीमी थी। ये स्पष्ट था कि वस्तु की शक्ति बाधित थी। चेन जियांग ने भंवर के घूमने को ध्यान से देखा तो उसे एक दिशा मिल गई और वह केंद्र की ओर चल पड़ा। जब तक वह पास पहुंचता, वह भंवर के केंद्र को देख पाता। ये स्पष्ट है कि वह स्टार पावर को अवशोषित कर रहा है, लेकिन जिस दर से वह इसे अवशोषित कर रहा है वह बहुत धीमी है। वुकैंग स्टार मून डिवाइन रेस का दूसरा कमांडर है, इसलिए उसे स्टार पावर की खेती भी करनी चाहिए, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने जो शक्ति प्राप्त की थी वह सब संसार बलिदान से थी। इस वजह से उसने धीरे धीरे स्टार पावर की अपनी सबसे तीव्र धारणा खो दी है। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि जब वह करीब पहुंचा तो वह पहले से ही केंद्र देख सकता था। चेन जियांग ने कुछ महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी और उस वुकैंग से सावधान रहना जारी रखा। जैसे ही वह भंवर के केंद्र के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ उसके स्थानिक बोध में प्रवेश कर गया है। वुकैंग के अलावा यहाँ कोई और नहीं था। जब वुकैंग आया तो वह तुरंत काले पत्थर में बदल गया। यहाँ कौन है? हालांकि तुमने खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही खोज लिया है। वुकैंग बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसे यकीन था कि वह गलत नहीं था। अभी अभी उसने आभा में उतार चढ़ाव के संकेत महसूस किए थे। इतना सतर्क रहना चेन जियांग की उम्मीदों के अनुरूप था, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वह पहले से ही एक चट्टान की तरह चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ था और वुकैंग ने उसे नोटिस नहीं किया। अभी चेन जियांग स्टार पावर के भंवर के केंद्र के करीब था। भले ही वुकैंग यहाँ आ गया था, लेकिन उसने भंवर की खोज नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी इंद्रियां गलत थीं? वुकैंग ने अपने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। आसपास का वातावरण पूरी तरह से समतल था और छिपने का कोई रास्ता नहीं था, और यहाँ तक कि अन्य लोगों की आभा का भी कुछ अंश था जिसे वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वुकैंग जांच करने के लिए दूसरे स्थान पर उड़ गया, फिर एक छोटा पत्थर बन गया तथा अपने आप को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे भंवर की ओर तैरने लगा। कुछ ही समय बाद चेन जियांग भंवर के केंद्र में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने पर जब तक कोई इसे ध्यान से देखता, उसे पता चलता कि तारे की शक्ति का एक कमजोर हिस्सा धीरे धीरे नीचे किसी चीज द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। जैसे ही चेन जियांग जाने वाला था, वुकैंग वापस उड़ आया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अभी अभी यहाँ हलचल महसूस की। तो यहाँ स्टार पावर किसी चीज द्वारा एकत्रित की जा रही है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह बहुत कमजोर है, मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया। वुकैंग जमीन पर उतरा और भौहें सिकुड़ते हुए भंवर के केंद्र को देखा। सच में यहाँ कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि जब चेन जियांग ने दाव हृदय नेत्र का उपयोग किया तो वह यहाँ स्टार पावर की गति को देख सकता था, जबकि वुकैंग इसे अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकता था। चेन जियांग ने अपने दिल में खुद को डांटा। अभी वुकैंग उसके ठीक बगल में था और वुकैंग को नहीं पता था कि उसके पैरों के ठीक बगल में एक चट्टान थी जो एक व्यक्ति में बदल गई थी। वुकैंग की हथेली का केंद्र उस भंवर की ओर था और सफेद रोशनी की एक गेंद में संघनित हो गया। एक धमाके की आवाज के बाद जमीन कांप उठी, चट्टानें और मिट्टी हर जगह उड़ गई और वह जगह एक बड़े गड्ढे में बदल गई। चेन जियांग ने उत्सुकता से आसमान में ऊपर की ओर देखा। आसमान से नीचे देखते हुए वह देख सकता था कि गड्ढे के भीतर पत्थर का एक त्रिकोणीय स्लैब था। उस पर आत्मा के दाने थे और वह एक कमजोर रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। पत्थर की पट्टिका के उजागर होने के बाद बड़ी मात्रा में तारा शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी, जिसके कारण त्रिकोणीय पत्थर की पट्टिका पर स्थित आत्माकण और भी अधिक तीव्र प्रकाश किरणें उत्सर्जित करने लगे। तारकीय नरक! वुकैंग ने घबराकर चिल्लाया और उसका चेहरा भय से भर गया। चेन जियांग को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। वुकैंग को इतनी तेजी से भागते देख वह भी तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। वुकैंग कितना शक्तिशाली था, इस चीज से डरना भी ये देखा जा सकता था कि यह पत्थर बेहद खतरनाक था। जब वे दोनों भाग रहे थे तो अचानक उन्हें अपने ऊपर एक खिंचाव महसूस हुआ। ये वही समय था जब चेन जियांग, जो किसी तरह पत्थर में बदल गया था, वापस मानव रूप में आ गया। आप कौन हैं? वुकैंग ने चेन जियांग को देखा, क्योंकि वह और चेन जियांग दोनों त्रिकोणीय ध्वज पत्थर की ओर खींचे जा रहे थे। चेन जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने 6 लोगों की शक्ति को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की ताकि वह चूषण बल से मुक्त हो सके, क्योंकि अगर वह अवशोषण जारी रखता तो वह पत्थर द्वारा निगल लिया जाता। क्या वह छोटी सी चीज तुमने बचाई थी? कितनी चतुराई से छुपाने की तरकीब है। मैं पूरे समय अपने पास ही था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया।
अब और संघर्ष मत करो, हम निश्चित रूप से अंदर खींच लिए जाएंगे। वुकैंग का चेहरा भयावह हो गया। हालांकि मैं अंदर खींचा जा रहा हूं, लेकिन मैं मरा नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं बस अंदर फंस जाऊंगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। वुकैंग ने अपना हाथ उठाया और चेन जियांग की ओर एक शक्तिशाली सफेद रोशनी छोड़ी। जब चेन जियांग उड़कर ऊपर आया तो उसे एक झुलसती हुई क्यूई महसूस हुई और वह भयभीत हो गया। हालांकि इस बल को प्रक्रिया के मध्य में त्रिकोणीय फ्लैगस्टोन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। चेन जियांग ने राहत की सांस ली। उसे उस पत्थर की पट्टिका के बारे में जरा भी समझ नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि वुकैंग ने इसे स्टार हेल कहा था। त्रिभुज स्लेट ने उस बल को अवशोषित कर लिया जिसे वुकैंग ने उस पर मारा था, जिससे एक और भी मजबूत चूषण बल पैदा हुआ, जिससे चेन जियांग और वुकैंग को तेजी से अपनी ओर खींचने में मदद मिली। पत्थर की पट्टिका के पास पहुंचते ही चेन जियांग की दृष्टि काली हो गई और फिर वह धुंधले आसमान वाली दुनिया में प्रकट हुआ। चेन जियांग और वुकैंग को निगलने के बाद त्रिभुज स्लेट ने सभी टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी को चूस लिया और खुद को फिर से गहरे भूमिगत दफन कर लिया, जैसे कि उसका अपना कोई दिमाग हो। बूढ़े कमीने, अगर तुमने उस चीज को हिंसक तरीके से नहीं उड़ाया होता तो हम इस शापित जगह पर नहीं आते। चेन जियांग के इस जगह पर पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी 6 लोगों की शक्ति उसके शरीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। जब तक वह उसके शरीर से बाहर निकलती वह तुरंत अवशोषित हो जाती। वुकैंग भी ऐसा ही था, क्योंकि वह स्टार मून दिव्य जाति से था और स्वाभाविक रूप से सितारों और चंद्रमा की शक्ति में प्रशिक्षित था, जो बहुत शक्तिशाली भी था, और वह अभी भी लगभग 20 दिव्य देवताओं के साथ बहुत अधिक ईश्वरीय था। दिव्य इंद्रिय सागर में सितारों और चंद्रमा की शक्ति बहुत विशाल थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, जिस क्षण सितारे और चंद्रमा की शक्ति उसके शरीर से निकलती वह तुरंत नियंत्रण खो देती और उसके पैरों के नीचे जमीन में धंस जाती। यदि सितारों और चंद्रमा की शक्ति की एक बड़ी मात्रा दिव्य इंद्रिय सागर में दिखाई देती तो वह सब उसके शरीर से बाहर निकल जाती। मानव बदमाश, तुम्हारा मूल क्या है? इस छोटी सी चीज को बचाने के बाद तुम वास्तव में यहाँ छिपी चीजों की खोज करने के लिए वापस आए हो। इस छोटी सी चीज ने तुम्हें क्या रहस्य बताया? वुकैंग भी इस समय बहुत गुस्से में था। वह चेन जियांग से कई दसियों मीटर दूर था और जब उसने पूछा तो वह पहले से ही तेज कदमों से चेन जियांग की ओर भाग चुका था। वुकैंग चांद और सितारों की अपनी वीर शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने शरीर की ताकत पर बहुत भरोसा था। उसकी वर्तमान गति भी बहुत तेज थी और हवा के झोंके की तरह वह उड़ गया और उसका हाथ, जो एक तेज और शक्तिशाली बाज के पंजे की तरह था, बिजली की गति से चेन जियांग के गले की ओर तेजी से बढ़ा। बूढ़े कमीने, ठंडी हंसी निकली। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह तेज थी। सर्वोच्च देवता की हड्डी ने उसके शरीर को एक मजबूत और सघन शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी। उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। वह एक झटके में चकमा देकर वुकैंग के चेहरे पर अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। धमाका! चेन जियांग की मुट्ठी बेहद क्रूर थी, जो वुकैंग के दुबले पतले बूढ़े चेहरे पर लगी, जिससे जोरदार आवाज निकली। वुकैंग के दांत भी कई बार टूट गए और वह खून थूकते हुए उड़ गया। वुकैंग ने कभी नहीं सोचा था कि मानव चेन जियांग का शरीर इतना मजबूत और हृष्ट-पुष्ट होगा। इतनी ताकत के साथ वह शायद ही कभी इंसानों से लड़ता था और आमतौर पर वह केवल जानवरों से ही लड़ता था, इसलिए उसकी नज़र में इंसान आमतौर पर जानवरों से कई गुना कमज़ोर थे। लेकिन अब वुकैंग का हमला, जो इतनी तेज गति से शुरू हुआ था, वास्तव में चेन जियांग द्वारा टाला गया था। उसी समय जब चेन जियांग ने चकमा दिया तो उसने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। तुम इंसान नहीं हो। हालांकि वुकैंग ने वुकैंग को मुक्का मारा, फिर भी वह जल्दी से वापस रेंग सकता था और अपना चेहरा छिपा सकता था और चेन जियांग की ओर चिल्लाया। फिर उसने अपने मुंह में खून और टूटे हुए दांत थूक दिए। तुम इंसान नहीं हो, इंसानों को कमजोर मत समझो। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। वुकैंग स्टार मून डिवाइन रेस का एक बुजुर्ग था, एक मजबूत स्टार और अर्धचंद्राकार जानवर। वुकैंग को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा और वह एक बार फिर दौड़कर आया। असंभव, इंसान का शरीर इतना मजबूत नहीं होता। तुम किस तरह के जानवर हो? इससे पहले वुकैंग लापरवाह था और इसी वजह से चेन जियांग ने उसे मारा था। अब वह जानता था कि चेन जियांग में भी अच्छी खासी ताकत है, इसलिए वह सतर्क था। 6 लोगों की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण चेन जियांग की शक्ति बहुत सीमित हो गई थी, लेकिन उसे लगा कि इस वुकैंग से निपटना अभी भी संभव है। जब वह 9 स्वर्ग की दुनिया में था तब उसने पहले से ही कुछ आक्रामक तकनीकें सीख ली थीं जो शारीरिक शरीर की शक्ति का उपयोग करने में माहिर थीं। इस बार वुकैंग का हमला हथेली के वार में बदल गया था। उसके पास किसी भी तरह की हथेली की तकनीक नहीं थी, लेकिन उसकी हथेली के वार की गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वह चेन जियांग के शरीर पर गिर गया। इस बार वुकैंग ने चेन जियांग पर प्रहार किया। उसकी हथेली बेहद मजबूत थी। जैसे ही वह मुक्का मारने वाला था, चेन जियांग ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। वुकैंग चौंक गया, क्योंकि यह वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी।
शुरू में उसने सोचा था कि अगर वह चेन जियांग पर अपनी हथेली से वार करेगा तो चेन जियांग एक हद तक घायल हो जाएगा और वह उसे एक ही बार में हरा सकेगा। जब चेन जियांग ने वू कैंग को पकड़ लिया तो वह व्यंग्यपूर्वक बोला और फिर सीधे अपनी हथेली से वू कैंग को थप्पड़ मार दिया। पा, एक तीखी आवाज के साथ चेन जियांग ने वू कैंग के चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर थप्पड़ मारा। उसका बूढ़ा चेहरा अभी कुछ देर पहले सूजा हुआ था और अब उसने उसे बेरहमी से थप्पड़ भी मारा था। बूढ़े कमीने, ये यूएर के लिए है। जब चेन जियांग ने यूएर के बारे में सोचा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने वू कैंग के पेट पर लात मारी जिससे वह दर्द से चीखने लगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, यूएर कहाँ से आई थी और दिव्य भगवान जिंगयू ने उससे निपटने के लिए इस तरह का तरीका क्यों अपनाया? चेन जियांग की उंगली तलवार की तरह थी जिसने वू कैंग के शरीर पर दर्जनों बार टैप किया जिससे उसकी नसों की हड्डियां टूट गईं। हालांकि चेन जियांग ने पूछा, लेकिन उसने वू कैंग को जवाब देने का मौका नहीं दिया और उसने वू कैंग के चेहरे पर इतने जोरदार थप्पड़ मारे कि वू कैंग स्तब्ध रह गया। दहाड़, अचानक वू कैंग के शरीर पर एक सफ़ेद रोशनी चमकी और एक सुनहरे बाग में बदल गई जो चेन जियांग पर पागलों की तरह दहाड़ने लगी। तो उसका मूल रूप एक बाघ था। चेन जियांग को जरा भी डर नहीं लगा जब वह कूद गया। उसके दोनों पैर उन्मत्तता से उछल रहे थे और उसके पैरों की परछाई एक प्रचंड तूफान की तरह थी। जब वू कैंग बाघ में तब्दील हो गया तो उसका शरीर और भी बड़ा और भद्दा हो गया। इसके अलावा चेन जियांग द्वारा पीटे जाने के बाद उसकी प्रतिक्रिया और भी धीमी हो गई और वह बिल्कुल भी चकमा देने में असमर्थ था। बस एक पल में चेन जियांग ने बाघ के सिर पर 100 से ज्यादा बार लात मारी जब तक कि वह जमीन पर गिर नहीं गया। वू कैंग फिर से अपने मानव रूप में बदल गया। वह जमीन पर लेटकर रोया और गुस्से से कहा, मानव बच्चे, तुम निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरोगे। यह मत सोचो कि यूएर इस संसार बलिदान से दूर रहकर खुद को पा सकती है। मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर यूएर पिछली बार की तरह खुद को बलिदान नहीं करती है जब स्टार मून पूर्वज सम्राट पुनर्जीवित होता है, तो देखते हैं कि तुम इससे कैसे निपटते हो। स्टार मून पूर्वज सम्राट कौन है? स्पष्ट रूप से बताओ। चेन जियांग ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे घूर कर देखा। वह दिव्य भगवान का पिता है। वह सर्व जानवर दिव्य भगवान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह गहरी नींद में साधना कर रहा है और हर बार हमें संसार बलिदान का एक सत्र आयोजित करना पड़ता है ताकि वह सितारों और चंद्रमा की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर सके। उस समय हम केवल थोड़ी सी ही अवशोषित कर पाएंगे। वू कैंग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, यदि पूर्वज सम्राट के पास शक्ति नहीं है तो वह निश्चित रूप से जाग जाएगा। भले ही सर्व जानवर दिव्य भगवान पुनर्जीवित हो जाए, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाएगा। चेन जियांग की अभिव्यक्ति भारी हो गई। उसे वू कैंग की कही बात पर यकीन हो गया क्योंकि उसे हुआंग जिनतियन द्वारा स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करके गणना की गई एक बड़ी बात याद आ गई थी, कुछ ऐसा जो उसके कारण दुनिया के प्रवाह को बदल देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने यूए को छोड़ दिया था, इसलिए संसार बलिदान जारी नहीं रह सका। इससे तथाकथित स्टार मून पूर्वज सम्राट जाग जाएगा और उस समय दुनिया की स्थिति निश्चित रूप से बहुत बदल जाएगी। आप निश्चित रूप से सर्वोच्च दिव्य महल से होंगे। आप नहीं चाहते कि पूरा सर्वोच्च दिव्य महल नष्ट हो जाए, इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और यूएर को आज्ञाकारी रूप से वापस लाने का कोई तरीका सोचें। ये तो बस एक इच्छा है। चेन जियांग ने उसे थप्पड़ मारा। इस स्टार मून नर्क में क्या गड़बड़ है? मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। वू कैंग चेन जियांग की पिटाई से डर गया था। वह खुद मौत से डरता था और दर्द से भी डरता था, इसलिए वह केवल चेन जियांग के साथ आज्ञाकारी रूप से सहयोग कर सकता था। यह एक विशेष तकनीक है जिसका उपयोग हमारी स्टार मून डिवाइन रेस ने चांद और तारा प्राणियों को कैद करने के लिए किया था। यदि यह कानून का उल्लंघन करता है तो चांद और तारे उतरेंगे और इन चांद और तारा प्राणियों को कैद करने के लिए इस तरह के पत्थर का उपयोग करेंगे। और हमने गलती से इसे देख लिया, इसलिए हम इसमें फंस गए। वू कैंग ने कहा। चेन जियांग को लगा कि यह बहुत अविश्वसनीय है। इस चट्टान को किसने बनाया? ये प्राकृतिक रूप से तो पैदा नहीं हुआ होगा, है न? वू कैंग ने कहा, ये स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म द्वारा बनाया गया था। मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल हमें उस समय कैद करने के लिए किया गया था, लेकिन अन्य कारणों से ये सफल नहीं हुआ। यूएर को उस समय आना चाहिए था, उसे कानून लागू करना चाहिए था, लेकिन उसे स्टार मून पूर्वज सम्राट ने पकड़ लिया और स्टार मून पूर्वज सम्राट द्वारा उसका इस्तेमाल किया गया, इसीलिए संसार बलिदान प्रकट हुआ। स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र, ये दिव्य राष्ट्र पहले से ही चेन जियांग की नज़र में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अब ये स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र और भी भयानक लग रहा था। इसके बारे में सोचना भी मत, हम बाहर नहीं निकल सकते। वू कैंग ने व्यंग्य किया, हम यहीं मरेंगे, इस तरह हम पूर्वज सम्राट के जागने के बाद उनके क्रोध से बच सकेंगे। चेन जियांग ने वू कैंग को एक तरफ हिलाया, फिर मुट्ठी भर मिट्टी पकड़ी। उसे एहसास हुआ कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग थी, क्योंकि इसमें वास्तव में बहुत घनी मात्रा में स्टार पावर थी, बस इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता था। बूढ़े कमीने, मुझे याद है कि पिछली बार जब तुमने यूएर को पकड़ा था तो क्या तुमने नहीं कहा था कि संसार बलिदान तक अभी भी 10 दिन बाकी हैं?
तब से 10 दिन बीत चुके होने चाहिए थे, चेन जियांग ने कहा। तभी हमारा संसार यज्ञ शुरू होता है, बस तैयार होने से हमें व्यूह रचना को स्थापित करने के लिए 10 दिनों से अधिक का उपयोग करना होगा और हमें सितारों और चंद्रमा की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पूर्वज सम्राट के भूमिगत महल में पहुंचाना होगा। इसलिए अभी सितारों और चंद्रमा की शक्ति के उतरने में 7 दिन और लगने चाहिए। ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, पूर्वज सम्राट निश्चित रूप से जागेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। वुकैंग हंसा। आप इतने निरपेक्ष नहीं हो सकते। जिस पूर्वज सम्राट की आप सभी बात कर रहे हैं वह तो बस मौत से बचने वाला एक भगोड़ा है जिसने सितारों और चंद्रमा के नियमों का उल्लंघन किया है। आसमान से अचानक आए आवाज ने चेन जियांग और वुकैंग को चौंका दिया। इस खाली जेल में कोई और भी था। जिस तरह से उसने बात की उससे लगता था कि बोलने वाले को पूर्वज सम्राट के बारे में अच्छी समझ होगी। चेन जियांग ने मन ही मन खुशी मनाई, इस तरह से उसके बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। कौन है ये? वुकैंग चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस स्टार मून हेल का उपयोग पूर्वज सम्राट को सील करने के लिए नहीं करना था? चेन जियांग ने पहले ही कदमों की आवाज सुन ली थी। उसने तुरंत अपना सिर एक तरफ घुमाया। वहां हल्की सफेद धुंध थी और कोई व्यक्ति तेजी से उस दिशा से भागता हुआ आ रहा था। बहुत जल्दी। चेन जियांग हैरान था। कुछ ही सेकंड में आदमी उस दूर के स्थान से भाग गया। आपको पता होना चाहिए कि इस स्थान पर केवल मांस की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है और वह गति पहले से ही टेलीपोर्टेशन के करीब थी। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके लंबे बिखरे बाल थे। उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं। उसकी दाढ़ी पूरी थी और वह बहुत लंबा था। उसने भूरे रंग के कपड़े पहने थे और उसकी कमर में एक पत्थर की तलवार थी। ये बहुत खुरदरी थी। तुम कौन हो? वुकैंग भयभीत था। उसके मांस शरीर की शक्ति उस पर अत्याचार करने के लिए पर्याप्त थी और मध्यम आयु वर्ग का आदमी और भी भयानक लग रहा था। मैं यहाँ का पहला मेहमान हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। चेन जियांग ने मन ही मन कोसा। वह यहाँ आकर खुश नहीं था। आप कौन हैं? वुकैंग ने पूछा। ये स्टार मून हेल मेरे लिए तैयार किया गया था। यहाँ बंद होने के बाद मुझे एक बहुत बड़े तारे में सील कर दिया गया था और फिर मुझे लगा कि मैं किसी और जगह पर उतर गया हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। और जहाँ तक आपने उल्लेख किया है वह स्टार लॉ डिवाइन दायरे से मेरा छोटा दोस्त होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि वह अंदर नहीं आया, लेकिन अंदर 2 और हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया जिससे चेन जियांग को दर्द महसूस हुआ। चेन जियांग ने पूछा, वरिष्ठ, तो क्या आप यूए को जानते हैं? वह एक प्यारी छोटी सफ़ेद बिल्ली है। तो ये पता चला कि इस स्टार मून नर्क में कई कैदी हो सकते हैं। इस स्टार मून नर्क के यहाँ आने का कारण शायद पूर्वज सम्राट को लाना था। हालांकि एक दुर्घटना हुई और इसलिए ये सफल नहीं हुआ। यूए, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन मैं प्यारी सी सफ़ेद बिल्ली के बारे में जानता हूँ। ये छोटी सी सफ़ेद बिल्ली लोगों को स्टार मून हेल में भेजने के लिए बहुत मशहूर है। मुझे पहले से ही पता था कि वह एक बड़े आदमी को लाने वाली है। वुकैंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह हमारे पूर्वज सम्राट से निपट रही है। उसका असफल होना सामान्य बात है क्योंकि हमारे पूर्वज सम्राट बहुत शक्तिशाली हैं। चेन जियांग ने कई बार इसका अनुमान लगाया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा। वह असफल हो गई है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके पूर्वज सम्राट की वजह से नहीं है। आपके पूर्वज सम्राट की ताकत अकेले उसे विफल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अन्य कारण हैं जिनके बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, आपके पूर्वज सम्राट एक बैल हैं। हालांकि वह बहुत प्रसिद्ध नहीं है, मैंने उनके बारे में पहले भी सुना है। वुकैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे डर था कि कहीं अधेड़ उम्र का आदमी नाराज न हो जाए और फिर से पिट न जाए। अभी वह उनमें सबसे कमज़ोर था। शायद जब चेन जियांग उब जाएगा तो वह फिर से उसे पीट देगा। वुकैंग ने मन ही मन सोचा कि उसे यहाँ लंबे समय तक रहना होगा और कभी भी उसकी पिटाई हो सकती है, जिससे उसका चेहरा हरा हो गया। वरिष्ठ, आपको यहाँ क्यों लाया गया? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। आप भी किसी बुरे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते। ये बस एक दुर्घटना थी कि मैंने गलती से स्टार लॉ डिवाइन दायरे के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मार दिया और मुझे अंदर लाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस निर्वासन में जा सकता था, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा और स्टार लॉ डिवाइन दायरे के फैसले को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करने का फैसला किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में बुरा नहीं हूँ। ये सिर्फ इतना है कि कभी कभी मैं आवेगी हो जाता हूँ और अक्सर परेशानी का कारण बनता हूँ। चेन जियांग भी हंसा। मैं भी काफ़ी परेशानी पैदा करता हूँ। मैं काफ़ी समय से यहाँ हूँ। छोटे भाई चेन जियांग, मुझे आश्चर्य है कि बड़े भाई का नाम क्या है? यांग त्यानी, तुम बदमाश हो। हालांकि तुम मजबूत नहीं लगते, लेकिन जब लोगों को पीटने की बात आती है तो तुम वास्तव में बहुत भयानक हो। यांग त्यानी स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वुकैंग की साधना चेन जियांग की तुलना में अधिक थी, लेकिन उसका शरीर चेन जियांग जितना मजबूत नहीं था।
वह चेन जियांग से बहुत कमजोर था, इस हद तक कि वह चेन जियांग द्वारा प्रताड़ित था। चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा, बड़े भाई यांग, क्या आपके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। यांग तियानी ने आह भरी, कोई रास्ता नहीं है, मेरी ताकत भी बहुत मजबूत है। अगर बूढ़े आदमी ने जिस पूर्वज सम्राट की बात की थी वह आ जाए तो मैं उसे तुरंत मार सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इस जगह को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, वुकैंग ने धीरे से कहा। उसे अपनी स्टार मून डिवाइन रेस पर बहुत भरोसा था और उसे विश्वास नहीं था कि वह इस मैले कुचले दिखने वाले मोटे आदमी से तुरंत हार जाएगा। यांग तियानी ने केवल हल्का सा मुस्कुराया और चेन जियांग से कहा, चिंता मत करो, भले ही तुम बाहर नहीं निकल सकते, अगर प्रवर्तक को पता है कि यहाँ के लोगों को बंद नहीं किया जाना चाहिए तो तुम बाहर निकल सकते हो। इस स्टार मून नर्क को उस छोटी सफ़ेद बिल्ली द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए, केवल वही तुम्हें बाहर जाने दे सकती है। सच में? लेकिन मैं अभी उससे संपर्क नहीं कर सकती। चेन जियांग ने शुरू में सोचा था कि कुछ उम्मीद है, लेकिन यूएई की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने के बाद वह एक लंबी सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उसकी यादें मिट गई हैं, लेकिन कभी कभी जिंग्यू उसे पुनर्जन्म की शक्ति देगा और उस समय उसे नई यादें भी मिलेंगी। जब तक वह अपनी यादें वापस पा लेती है और जानती है कि यहाँ एक स्टार मून अंडरवर्ल्ड है, तब तक सब ठीक रहेगा। यांग तियानी हंसे, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पूर्वज सम्राट कितना भयानक है। वुकैंग ने धीरे से बड़बड़ाया, क्योंकि वह समझ गया था कि यांग तियानी सही थी। चाहे उनके पूर्वज सम्राट कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें किसी भी तरह घसीटा जाएगा। जब यूएई को अपनी यादें वापस मिल जाएंगी तो वह सबसे पहले इस जिंग्यू नर्क को खोजेगी और फिर इसका इस्तेमाल अपने पूर्वज सम्राट से निपटने के लिए करेगी। चेन जियांग के चेहरे पर तनाव देखकर यांग तियानी ने आगे कहा, हालांकि आपको उस पूर्वज सम्राट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि उस छोटी सफ़ेद बिल्ली को किसने हराया और उस पूर्वज सम्राट को आपका फ़ायदा उठाने दिया। यह शायद केवल यूएई ही जानती थी। अब चेन जियांग जो कर सकता था वह था धैर्यपूर्वक यहाँ इंतजार करना। यांग तियानी ने अचानक चेन जियांग की बाँह पकड़ ली और उसे जोर से दबा दिया, जिससे चेन जियांग दर्द से चिल्ला उठा। भाई यांग, तुम क्या कर रहे हो? चेन जियांग दर्द से चिल्लाया। तुम्हारे पास हड्डियां नहीं हैं, मुझे लगा कि तुम्हारे पास हैं। माफ करना, यांग तियानी ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, हालांकि तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत डरावना है। तुम बिना हड्डियों के इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हो? ऐसा लगता है कि तुम इन वर्षों में निश्चित रूप से बहुत कठिन प्रशिक्षण से गुजरे हो। बड़े भाई यांग, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास हड्डियां हैं। चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। वह थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसके पास हड्डियां थीं। बेशक है, अगर मेरे पास बोन्स नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। यांग तियानी ने हंसते हुए कहा, तुम साधना करना चाहते हो या नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बेशक, चेन जियांग हड्डियां उगाना चाहता था, लेकिन हड्डियां उगाने की परिस्थितियां बहुत कठोर थीं, चीक वुकैंग की तरह। उसके पास निश्चित रूप से अभी कोई हड्डियां नहीं थीं, अन्यथा उसे चेन जियांग द्वारा इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा जाता। क्या इसे साधना आसान है? चेन जियांग पहले ये समझना चाहता था। अगर इसमें बहुत समय लगता है तो वह यहाँ साधना करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद भी उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करने थे। हड्डियों की खेती करना सबसे कठिन है। कुछ लोग अपनी खेती को बढ़ाना छोड़कर अपनी हड्डियों की खेती करना पसंद करते हैं। यांग तियानी ने कहा। वुकैंग ने बगल से मजाक उड़ाया, ये बदमाश, क्या ये हड्डियों की खेती करने के लिए पर्याप्त मजबूत है? इसकी उपस्थिति को देखते हुए इसके हाथों में केवल 2 दिव्य देवता होने चाहिए, जो बहुत दूर है। हड्डियों की खेती का ईश्वरीय देवता से कोई लेना देना नहीं है, यह मुख्य रूप से शरीर की नींव के बारे में है। हालांकि तुम्हारा ईश्वरीय देवता उससे बड़ा है, लेकिन शरीर के मामले में तुम उससे बहुत कमतर हो, इसलिए उसके पास अब हड्डियों की खेती करने की शर्तें हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निश्चित रूप से इसकी खेती करने में सक्षम होगा। यांग तियानी ने वुकैंग से बहुत गंभीरता से कहा। वुकैंग ने बात करना बंद कर दिया। चेन जियांग के शरीर की ताकत ने वास्तव में उसे डरा दिया था, और अगर चेन जियांग ने फिर से अपनी हड्डियों की खेती की तो यह निश्चित रूप से भविष्य में भयानक होगा। यांग तियानी ने फूलों और पौधों का एक ढेर निकाला, जिसे उसने एक टूटी हुई टोकरी में रखा और कहा, अगर वहां आग है तो सबसे अच्छा है कि मैं इसे परिष्कृत करूं। चेन जियांग ने टोकरी में रखी चीजों को ध्यान से देखा और आश्चर्य से कहा, ये जड़ी बूटियां बोन लेवल डैंग की औषधीय सामग्री हैं। यांग तियानी ने ओह कहकर जवाब दिया, आप बोन लेवल डैंग को भी जानते हैं और आप ये भी पहचान सकते हैं कि यह बोन लेवल डैंग की औषधीय जड़ी बूटी है। आपने बोन लेवल डैंग को पहले भी देखा है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ एक गोली भगवान हूँ और पहले से ही जोंगपिन डैंग को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। मेरे पास बोन लेवल डैंग की औषधीय सामग्री है, लेकिन मैं उन्हें इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वे बहुत दुर्लभ हैं।
चेन जियांग ने फैंग यूजी को खरीद का प्रभारी बनने के लिए कहा। तब से कई दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ बोन लेवल डैन की सभी सामग्री देखेगा। यह एक कम गुणवत्ता वाली दिव्य दवा है। अगर यह एक मध्यम गुणवत्ता वाली दवा है तो प्रभाव बेहतर होगा और इसे सीधे खाना भी ठीक रहेगा। बेशक, अगर इसे एक दिव्य गोली में परिष्कृत किया जा सकता है तो आपके लिए हड्डियों की खेती करना आसान होगा। यांग तियानई ने कहा, भले ही आप एक गोली भगवान हैं, लेकिन यहाँ आग छोड़ने का कोई तरीका नहीं है और आप गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकते। चेन जियांग ने चवांगजाओ अग्नि को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लपटें दिखाई दी, अग्नि ऊर्जा अचानक फैल गई और उस स्थान पर मौजूद अजीब ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। चेन जियांग जमीन पर बैठ गया और मुट्ठी भर मिट्टी पकड़ ली और कहा, इस सारी मिट्टी में बहुत घनी मात्रा में स्टार पावर है। यांग तियानई ने कहा, यह गंदगी सितारों की शक्ति से बनी है, लेकिन आप इसे अवशोषित नहीं कर सकते हैं, न ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कीचड़ सितारों की शक्ति से बनी है, लेकिन आप इसे अवशोषित नहीं कर सकते हैं, न ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एकमात्र चीज़ जो वह इस्तेमाल कर सकता था वह थी उसकी कमज़ोर दिव्य मंशा, जिसका उपयोग अभी भी स्थानिक भंडारण से वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। चेन जियांग ने अपने हाथों में रेत को देखा और कहा, जब तक मेरी ऊर्जा मेरे शरीर को नहीं छोड़ती तब तक मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। यांग तियानी ने कहा, यह अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को न छोड़ने का क्या फ़ायदा है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं दिव्य ज्ञान सागर में गोलियां बना सकता हूं। हालांकि मैंने पहले कभी गोलियां नहीं बनाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे आजमा सकता हूं। जब तक किसी के पास किसी देवता की साधना होती है, वे अपने दिव्य इंद्रिय सागर को अपने भंडारण स्थान में बदलने में सक्षम होंगे। दिव्य ज्ञान सागर द्वारा गोलियों को परिष्कृत करना वास्तव में एक अच्छी सफलता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़े और स्थिर दिव्य ज्ञान सागर की आवश्यकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यांग तियानी की आंखें भी चमक उठी। उसने पहले कभी इस विधि के बारे में नहीं सोचा था। दिव्य इंद्रिय सागर को अंदर से देखने पर वह बहुत बड़ा दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी दिव्य आत्मा और दिव्य देवता शुरू में बहुत छोटे थे और दिव्य इंद्रिय सागर में प्रवेश करने के बाद और भी छोटे हो गए। आमतौर पर वह केवल कुछ बहुत ही छोटे भंडारण, जादू, खजाने और इस तरह के अन्य सामान ही डालता था, लेकिन उसे एक गोली भट्टी डालने की आवश्यकता थी और वह भी बहुत अस्थिर थी। ये जानना जरूरी था कि दिव्य ज्ञान सागर बहुत कमजोर था, खास तौर पर अंदर से। अगर दिव्य ज्ञान सागर के अंदर गोली भट्टी फट जाती तो ये दिव्य ज्ञान सागर को गंभीर रूप से घायल कर देता। कोई समस्या नहीं। चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उस तरह की कड़ाही का उपयोग नहीं करने वाला था, वह सीधे जादुई विधि भट्टी का उपयोग कर सकता था। बड़े भाई यांग, आपके पास इनमें से कितनी औषधीय सामग्रियां हैं? बोन लेवल डैन की औषधीय सामग्रियां बेहद दुर्लभ हैं, आपने उन्हें कहाँ से प्राप्त किया? चेन जियांग ने टोकरी में फूलों और पौधों को देखा। गुणवत्ता खराब नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसने उन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया था और उन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था, वे थोड़े बेजान लग रहे थे। मेरे पास अभी भी 1 दर्जन के करीब हैं। उस समय मैंने खाने के लिए बहुत कुछ खरीदा था और बोन लेवल डैन खाने के बाद मैंने उन्हें अब तक रखा है। अगर तुम चाहो तो तुम उन सभी को ले जा सकते हो। यांग तियानई ने कहा और उसने एक और बड़ा ढेर निकाला। अस्थि स्तर दान में कुल 3 प्रकार के औषधीय तत्व थे जो दिव्य छर्रों में दुर्लभ माने जाते थे। चेन जियांग ने हरी घास की एक लंबी पत्ती उठाई जिसका आकार एक सपाट पट्टी जैसा था। सतह पर यह बहुत पतले बालों से ढका हुआ था और बालों की नोक के शीर्ष पर एक बहुत ही महीन दाना था जो बहुत ही कमजोर चमक उत्सर्जित करता था। इसे स्वर्गीय मांसपेशी घास कहा जाता था। परिपक्वता के पहले चरण के बाद यह लगभग 9 फीट लंबा होगा और यह एक निम्न श्रेणी की दिव्य औषधि बन जाएगी। अस्थि स्तर डैन के औषधीय तत्व लगातार विकसित हो सकते थे, इसलिए अस्थि स्तर डैन का रैंक भी उच्च था। दूसरा प्रकार शुद्ध काले रंग का फूल था जिसे ब्लड बोन डिवाइन फ्लावर कहा जाता था, जिसके पुनकेसर हड्डियों जैसे होते थे। करीब से देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक पुनकेसर में कुछ ऐसा था जो खून जैसा दिखता था और पंखुड़ियों में भी शिराओं जैसे पैटर्न थे। अगर पंखुड़ियों को नष्ट कर दिया जाए तो खून जैसा लाल तरल बाहर निकलेगा। अंतिम प्रकार भी एक फूल था, लेकिन फूल विशेष था। इसकी पंखुड़ियां लाल थीं, जबकि फूल का दिल हल्के रंग का था। विशेष बात थी फूल के केंद्र पर बना पैटर्न। आत्मा के दाने से बने पैटर्न एक उदास चेहरे की तरह दिखते थे। ऐसा कहा जाता था कि अगर फूल जीवन शक्ति से भरा होता तो फूल के दिल पर बना पैटर्न एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होता, इसलिए फूल को 7 भावनाओं वाला फूल भी कहा जाता था। इसमें 7 मानवीय भावनाएं थीं। क्या तुम सफल हो सकते हो? अगर तुम कोई दिव्य गोली बना सकते हो तो उसे खाने के बाद तुम्हारी हड्डियां विकसित होने की संभावना अधिक होगी। अगर तुम उसे सीधे खा सकते हो तो तुम सिर्फ अपनी किस्मत आजमा सकते हो। यांग तियानी ने कहा, बोन लेवल डैन को खाने से यह गारंटी नहीं थी कि वह हड्डियों की खेती कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ इतना था कि बोन लेवल डैन एक अवसर को बुला सकता था और यह सफल हो सकता है या नहीं, ये सब उस पर निर्भर करता था।
ऐसा कहा जाता था कि हड्डियों को संघनित करने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन थी, लेकिन हड्डियों को संघनित करने का अवसर मिलना और भी कठिन था। चेन जियांग ने अपना खुद का स्पिरिट लिक्विड निकाला और उन सभी के ऊपर टपकाया, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ। जब 7 देवता फूल मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गए, तो इसका मतलब था कि उनकी वर्तमान गुणवत्ता सबसे अच्छी थी। बड़े भाई यांग, क्या आपके यहाँ इस प्रकार की औषधीय सामग्री बहुतायत में है? चेन जियांग ने अभी अभी यांग तियानई की आवाज़ सुनी थी, मानो वह बोन लेवल डैन की औषधि सामग्री को भोजन के रूप में खा रहा हो। यांग तियानी उस रहस्यमयी स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र से आया था, जो 9 देवताओं के राष्ट्र से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब तक आपके पास पर्याप्त शेन युआन पत्थर है, तब तक आप उन्हें खरीद सकते हैं। उस समय मैंने खरीदे गए सभी शेन युआन पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने केवल 3 हड्डियां खरीदी, इसलिए मैंने आपको जो औषधीय सामग्री के 10 बैच दिए थे, उनसे आपके हड्डियां उगाने की संभावना बहुत कम थी। यांग तियानी ने कहा। जब वू कैन को पता चला कि यांग तियानई के पास 3 हड्डियां हैं, तो वह घबरा गया। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है, और दिव्य इंद्रिय सागर में 3 हड्डियां डालने पर जो ऊर्जा बाहर निकली वह बहुत भयानक थी। लेकिन आमतौर पर हड्डियों की साधना तभी मानी जाती है जब कोई सर्वोच्च देव क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाता है। अगर यांग तियानई सर्वोच्च देव क्षेत्र के शिखर पर होता तो उससे 3 हड्डियां साधना करना अकल्पनीय था। वू कैन को इतना भयभीत देखकर चेन जियांग ने मन ही मन कहा, क्योंकि वह बोन्स की खेती करने की अधिक इच्छा रखता था। बड़े भाई यांग, मैंने सुना है कि आप अधिकतम 9 हड्डियों तक की साधना कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते तो आप कितने शक्तिशाली होते? चेन जियांग ने लालसा भरी नज़र से पूछा। हड्डियां होने से मेरे भौतिक शरीर की शक्ति में बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर हड्डियां एक मजबूत दिव्य आत्मा के साथ विलीन हो जाती हैं तो शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। मेरी वर्तमान हड्डियों में कोई दिव्य आत्मा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी हड्डियों को यहाँ केवल संघनित किया है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता और मुझे विलय करने के लिए एक अच्छी दिव्य आत्मा नहीं मिल सकती। यांग तियानई ने कहा, इसके अलावा एक और तरीका है। यह है कि आपने जो दिव्य आत्मा विकसित की है उसे अपनी हड्डियों में एकीकृत करें और आप एक बहुत मजबूत शक्ति प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। इससे जड़ी बूटियां दिव्य ज्ञान सागर के वातावरण से अधिक परिचित हो जाएंगी। इससे चेन जियांग के लिए बाद में उन्हें परिष्कृत करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वे ज़ियापिंग डेन थे, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो फिर आप उन्हें सीधे क्यों नहीं खरीद लेते? स्टार लॉ डिवाइन दायरे में एक बहुत ही शक्तिशाली कीमियागर होना चाहिए, चेन जियांग ने पूछा। स्टार लॉ डिवाइन दायरे में कोई भी व्यक्ति दिव्य छर्रे नहीं बेच सकता। ऐसी शक्तिशाली ताकतें भी हैं जो दिव्य छर्रे बेच सकती हैं, और जिस क्षण ये पता चलता है कि इसे निजी तौर पर बेचा जा रहा है, ये स्टार लॉ डिवाइन दायरे के नियमों के विरुद्ध होगा और परिणाम मेरे जैसा ही होगा। लिंग यूं हंसा। जब यांग तियानई ने इसका उल्लेख किया तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। एक बोन लेवल डैन की कीमत मेरे लिए औषधीय जड़ी बूटियों के 1000 से अधिक सेट खरीदने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए मैं कई जगहों पर गया और बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां खरीदीं। चेन जियांग को यकीन नहीं हुआ। यांग तियानी को दरअसल इसी तरह की बात के लिए लाया गया था। क्योंकि मैं अपेक्षाकृत मजबूत हूं, इसलिए मुझे सीधे नहीं मारा गया। इसके बजाय मुझे अंदर ही कैद कर लिया गया। अगर वे एक दिन मेरे बारे में सोचें तो वे मुझे रिहा कर सकते हैं। यांग तियानई ने खुद पर हंसते हुए कहा, कम से कम मेरे पास अभी भी यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद की एक किरण है। चेन जियांग ने कहा, बड़े भाई यांग, मैं गोलियां बनाना शुरू करने जा रहा हूं, इस आदमी पर नज़र रखने में मेरी मदद करें। यांग तियानई को पता था कि गोलियां बनाते समय उसे बेहद गंभीर होना होगा, और चेन जियांग अभी भी दिव्य इंद्रिय सागर में था, इसलिए उसे और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। चेन जियांग ने दिव्य ज्ञान सागर के अंदर एक बहुत छोटी जादुई विधि भट्टी को संघनित किया था। वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जादुई विधि भट्टी का उपयोग करने से बहुत परिचित था, और इसके लिए बहुत गहरे स्तर के नियंत्रण की भी आवश्यकता थी, इसलिए उसे विश्वास था कि वह दिव्य ज्ञान सागर के अंदर गोली भट्टी को स्थिर कर सकता है। उसके पास पहले से ही 3 दिव्य आत्माएं थीं, जिनमें से पहली दिव्य भावना सागर के बीच में छोटे से द्वीप पर थी और बाकी 2 उसके द्वारा छिपाई गई थीं। पहले उसने सोचा था कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए उसे 3 दिव्य आत्माओं का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, लेकिन कोशिश करने के बाद उसे लगा कि यह इतना मुश्किल नहीं था, इसके लिए उसे केवल कुछ समय चाहिए था। गोलियां बनाते समय कोई व्यक्ति मूल स्रोत का उपयोग करके औषधीय जड़ी बूटियों को एक निश्चित सीमा तक जलाता था। फिर वे दिव्य औषधि में आत्मा के रक्त की खोज करते थे और उन्हें एक साथ मिलाते थे। सामान्य परिस्थितियों में गोलियां बनाना चेन जियांग के लिए आसान काम होगा, लेकिन दिव्य ज्ञान सागर में उसके लिए मूल स्रोत शोधन का उपयोग करना बेहद मुश्किल होगा। सौभाग्य से मैं दाओ हृदय नेत्र की साधना करने में सफल रहा। यदि मैंने अपने पिछले स्रोत आत्मा नेत्रों का उपयोग किया होता तो आत्मा रक्त को खोजना अत्यंत कठिन होता।
चेन जियांग को दाओ हृदय नेत्र को अपने स्वयं के दिव्य इंद्रिय सागर की जांच करने, जादू विधि भट्टी के बीच विभिन्न दिव्य औषधियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चेन जियांग ने उन्हें जलाने के लिए किसी भी भयंकर लपट का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसकी प्रगति धीमी थी। इस बोन लेवल डैन को परिष्कृत करने में पहली बार शामिल होने के कारण उसके पास बहुत अधिक अनुभव नहीं था। 10 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग ने अचानक 7 प्रेम दिव्य फूल के आत्मा रक्त को देखा, जबकि अन्य 2 दिव्य दवाओं का आत्मा रक्त अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। आत्मिक रक्त प्रशिक्षण के बाद के चरणों में प्रकट हुआ, इसलिए अन्य 2 भी समान होने चाहिए। चेन जियांग ने 7 इच्छा दिव्य फूल के आधार पर निर्णय लिया और जैसी कि उम्मीद थी, कुछ ही समय बाद अन्य 2 दिव्य दवाओं का आत्मा रक्त भी प्रकट हो गया। और इसके बाद चेन जियांग को और भी कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, जो कि उन्हें एक साथ लाना था। गोलियों को मिलाना और संघनित करना दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आमतौर पर इन 2 चरणों में भट्टी में विस्फोट होता था। अगर वह बाहर गोलियां बना रहा होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा वह बस नया आया होता। लेकिन दिव्य इंद्रिय सागर में जैसे ही वह उजागर होता, उसका दिव्य इंद्रिय सागर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता, इसलिए कोई गलती नहीं हो सकती थी। तीनों दिव्य औषधियों का आत्मा रक्त उसकी चेतना द्वारा ग्रहण किया गया और फिर धीरे धीरे आपस में विलीन हो गया। चूंकि आत्मा रक्त एक समलन था, इसलिए समान विशेषताओं वाले तीनों आत्मा रक्त एक दूसरे के संपर्क में आते ही जल्दी से एक साथ विलीन हो गए। एक बार सम्मिलन सफल हो जाने के बाद औषधि आभा तीनों दिव्य औषधियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित कर सकती थी। जब तक वह आग की लपटों को अच्छी तरह से नियंत्रित करता रहा और भट्टी में अग्निशक्ति को बनाए रखता रहा, ताकि औषधि आभा और औषधीय पाउडर को अत्यंत सक्रिय अवस्था में बनाए रखा जा सके, तब तक सम्मिलन में कोई समस्या नहीं होगी। अनजाने में चेन जियांग को गोली को परिष्कृत करने में 10 दिन से अधिक का समय लग गया और प्रतियोगिता शुरू होने में अभी भी आधे महीने से अधिक का समय था, इसलिए समय बहुत कीमती था। मैं दिव्य ज्ञान सागर में केवल 3 गोलियां ही संघनित कर सकता हूं। चेन जियांग ने आह भरी। अगर यह बाहर होता तो उसे लगता कि 5 गोलियां संघनित करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अब खुद को स्थिर करने के लिए वह केवल इतना ही कर सकता था। जब सारी मेडिसिन आभा एक में विलीन हो गई तो उस चक्रवात को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया और फिर बाकी भागों का एक हिस्सा बाहर निकल गया। इस तरह कोर को संघनित करने की प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे ये स्थिर रह सकेगा। गोली को संघनित करने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी थी, इसमें पूरा 1 दिन लग गया। यांग तियानी पूरे समय चेन जियांग के बगल में खड़ा था और वू कैन को करीब से देख रहा था ताकि वह तबाही न मचा सके। जब चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, तभी यांग तियानी को राहत मिली। हो गया? यांग तियानी ने उत्सुकता से पूछा। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने दिव्य ज्ञान सागर से 3 दूधिया सफ़ेद गोलियां निकालीं। वुकैंग ने दूर से ये देखा और हैरान रह गया। वह वास्तव में एक भट्टी में 3 छर्रे परिष्कृत करने में सक्षम था। ठीक है, ये बोन लेवल डैन है, आपने इसे वास्तव में परिष्कृत किया है। यांग तियानी ने चेन जियांग को श्रद्धा से भरे चेहरे से देखा। अगर इसे बाहर बनाया गया होता तो यांग तियानी को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन इस तरह की जगह पर इसे बनाने में सक्षम होना एक बड़ी पाबंदी वाली बात नहीं थी जो कोई भी कर सकता था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, भाई यांग, आप बकवास कर रहे हैं। मैंने वास्तव में इसे परिष्कृत किया है। क्या आपने भी इसे नहीं देखा?